हेलो दोस्तों, मैं आकाश सागर लेकर आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेस अपने चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम पर। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जोड़ें। ये क्लास यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, यूपीएसआई, रेलवे, पीसीएस, एमपीएस, यूपीएससी सबके लिए महत्वपूर्ण है। इन क्लासों को आप डेली बेस पर करते रहें, नोट्स बनाते रहें और मेरी क्लास को फॉलो करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में यूएनईपी का 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जो पुरस्कार जीता है सुप्रिया साहू ने जीता है। सुप्रिया साहू भारत की एक आईएएस अधिकारी है जिन्हें इंस्पायरेशन ऑफ एक्शन श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है, जिन्होंने पर्यावरण, जलवायु, ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए उत्कृष्ट नेतृत्व दिखाया है। पैसिफिक आइसलैंड स्टूडेंट फाइटिंग क्लाइमेट चेंज में जो पुरस्कार, ये युवा समूह का पुरस्कार है। 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ युवा में जो विजेता रही हैं वो जिनाली मोदी रही हैं, जो भारत की हैं। यह 2025 चैंपियन ट्रॉफी ऑफ द अर्थ पुरस्कार एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पर्यावरण सम्मान है जिसे यूएन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यूएनईपी द्वारा सबसे असरदार पर्यावरण कार्यों के लिए दिया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है। एक पॉइंट आपको मिल गया है। 2025 के चैंपियन ऑफ द अर्थ के विजेता में शामिल है क्लाइमेट जस्टिस के लिए युवा समूह, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल कूलिंग में नेता, इनोवेशन वाले संस्थान तथा प्रेरणादायक कार्य करने वाले व्यक्ति। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ भविष्य के लिए विश्व स्तर पर योगदान देने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किसने फिडे सर्किट 2025 का खिताब जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ने यह खिताब जीता है। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने फिडे सर्किट 2025 जीता है। इससे उन्होंने 2026 के फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट में अपनी जगह भी पक्की कर ली है। यह उपलब्धि वर्ष 2025 के फिडे सर्किट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए है, जिसमें प्रज्ञानंद ने कई बड़े टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाते हुए अव्वल स्थान प्राप्त किया है। फिडे का जो पूरा नाम है वो फेडरेशन इंटरनेशनल चेस है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन भी इसे कहते हैं हिंदी में। यह शतरंज की विश्व की सबसे सर्वोच्च संस्थान है। इसकी स्थापना 1924 में हुई है। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। मुख्यालय लोजेन स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान अध्यक्ष जो है इसके अकार्दी ड्रोकोविच है। ये फिदे के बारे में कुछ जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन से दिन प्रणब मुखर्जी का जन्म दिवस मनाया जाता है? तो जन्म दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रणब मुखर्जी का जो पूरा नाम है प्रणब कुमार मुखर्जी है। इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को हुआ है। जन्म स्थान इनका वीरनगर पश्चिम बंगाल है। इनका निधन 31 अगस्त 2020 को हुआ है। जो जिस पार्टी में शामिल थे, राजनीतिक दल जो था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। ये जो पद पे थे ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। प्रणब मुखर्जी भारत के सबसे अनुभवी राजनेताओं में से एक थे। उन्होंने कई अहम मंत्रालय संभाले। इनका पास वित्त मंत्रालय भी रहा, विदेश मंत्री भी रहे, रक्षा मंत्री भी रहे, वाणिज्य मंत्री भी रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। इन्हें जो सम्मान या पुरस्कार दिए गए हैं, इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है 2019 में। इनकी जो एक प्रसिद्ध ये प्रसिद्ध एक लेखक भी रहे हैं, जो जिसमें द ड्रामेटिक डिकेड, द कोलेशन ईयर, द प्रेसिडेंट ईयर, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। विशेष पहचान जो है ये चाणक्य ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चेक गणराज्य प्रधानमंत्री के रूप में कौन बना है? तो चेक के जो प्रधानमंत्री बने हैं चेक गणराज्य के, वो आंद्रेज बाबिश बने हैं। चेक गणराज्य के वर्तमान प्रधानमंत्री आंद्रेज बाबिश दिसंबर 9, 2025 को इस पद पर शपथ लेकर प्रधानमंत्री बने हैं। बाबिश पहले 2017 से 21 तक भी चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अक्टूबर 2025 के चुनावों में उन्होंने अपनी पार्टी एएनओ की जीत के बाद नई सरकार बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
सुजलान भारत ऐप किस मंत्रालय ने जारी किया गया है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय ने जारी किया है। सुजलान भारत ऐप एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भारत सरकार ने ग्रामीण पेय जल आपूर्ति के बेहतर प्रबंधन के लिए लॉन्च किया है। यह ऐप जीवन मिशन के तहत विकसित किया गया है। इस ऐप का शुभारंभ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने दिसंबर 2025 में किया है। इसका उद्देश्य जो है इस ऐप का, ग्रामीण जल योजना से जुड़े जल स्रोत, सप्लाई डाटा, गुणवत्ता रिपोर्ट, परिसंपत्ति सूची और योजना डिजाइन जैसी जानकारी वास्तविक समय में उपलब्ध कराना है। हर ग्रामीण जल योजना और उसके सेवा क्षेत्र के लिए एक यूनिक डिजिटल पहचान सुजानगांव ID बनाई गई है, जिससे योजना को ट्रैकिंग और प्रबंधन आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसकी पहली पुस्तक द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट का विमोचन हुआ है? तो ये अजीत नवराज हंस की जो पुस्तक का विमोचन हुआ है। पुस्तक का नाम द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट है। विमोचन की तारीख 9 दिसंबर 2025 है। इसका जो विमोचन हुआ है वो इलान एपिक मॉल, सेक्टर 70, गुरुग्राम, हरियाणा में हुआ है। इस मौके पर पुस्तक को लॉन्च के लिए विशेष कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक दलेर मेहंदी, हंसराज हंस, नवराज हंस भी उपस्थित रहे, जिससे इसे और भी खास बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस संस्थान में ग्लूकेस 9 एंजाइम का नया रूप विकसित किया गया है? तो ये बोस कलकत्ता संस्थान में विकसित किया गया है। ग्लूकेस एक नया जैव प्रकाश यानी बायोलुमिनेसेंट है जो CRISPR-Cas9 प्रोटीन है, जिसे भारतीय वैज्ञानिक ने जीन एडिटिंग को वास्तविक समय में देख सकने के लिए विकसित किया है। CRISPR-Cas9 तकनीकी एक शक्तिशाली जीन एडिटिंग है उपकरण है जो DNA में सटीक बदलाव करता है। परंपरागत Cas9 में जीन एडिटिंग प्रक्रिया को जीवित कोशिकाओं में रियल टाइम में ट्रैक करना मुश्किल था, क्योंकि इसके लिए कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाना पड़ता था। यह कोलकाता स्थित बोस इंस्टीट्यूट शोधकर्ताओं ने विकसित किया है, जिसमें डॉक्टर वासुदेव माझी की टीम और PhD शोधकर्ता आकाशदीप कर्माकर का नेतृत्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सिटीज 20 का समापन कहाँ हुआ है? तो सिटीज 20 का समापन समरकंद में हुआ है। सिटीज का 20वां सम्मेलन COP20 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक समरकंद, उज्बेकिस्तान में हुआ है। यह बैठक सिटीज की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की गई थी, जो विश्व भर में लगभग 4600 प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं। सिटीज सेक्रेटरी जनरल इवोन हिग्यूरो ने सम्मेलन का समापन भाषण दिया और बैठक की प्रमुख उपलब्धियों पर आगे के रास्ते पर जोर दिया है। इसका निर्णय और रोड मैप जो बना है उसे देख लेते हैं। सम्मेलन ने यह तय किया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एजेंसी प्रजातियों को समाप्ति की कगार पर नहीं पहुंचाने देंगे और सिटीज के कार्यान्वयन को और सशक्त करेंगे। शार्क और रे प्रजातियां तथा पौधों की बढ़ती सुरक्षा प्रदान करने पर भी इसमें सहमति बनी है। कुल 353 निर्णय अपनाए गए हैं और 77 नई प्रजातियों को सिटीज की अपेंडिक्स में शामिल किया गया है, ताकि उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बेहतर ढंग से नियंत्रित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व असमानता दिवस 2026 का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो इसका 3रा संस्करण जारी किया गया है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 वर्ल्ड इनइक्विटी लैब द्वारा जारी किया गया है और इसका 3री रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इसमें वैश्विक स्तर पर आय, संपत्ति, लैंगिक असमानता तथा जलवायु संबंधी असमानताओं का विस्तृत जो विश्लेषण किया गया है। यह रिपोर्ट 200 प्लस शोधकर्ताओं के बड़े डेटा सेट पर आधारित है और असमानताओं को मात्रात्मक तरीके से दर्शाती है। दुनिया का सिर्फ 10% आबादी कुल वैश्विक संपत्ति का लगभग 75% नियंत्रित करती है, जबकि नीचे के 50% के पास कुल 2% संपत्ति है। सबसे धनी 0.001% लगभग 60,000 लोगों के पास दुनिया की आधी आबादी से 3x यानी 3 गुना अधिक संपत्ति है। भारत में इसका क्या आंकलन रहा है वो देख लेते हैं। भारत में 10% लोगों के पास राष्ट्रीय आय का लगभग 58% हिस्सा है, जबकि नीचे के 50% लोगों के पास सिर्फ 15% है। संपत्ति की बात करें तो सबसे अमीर 10% के पास लगभग 65% संपत्ति है और शीर्ष 1% के पास कुल संपत्ति का लगभग 40% है। इसमें महिला असमानता देख लेते हैं। महिलाओं की श्रम भागीदारी बहुत कम है, जो 15.7% है, और वे आमतौर पर पुरुषों को कम मजदूरी पाती है, खासकर जब अवैतनिक घरेलू काम भी शामिल किया जाए। जलवायु असमानता देख लेते हैं। यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि ऊपर के एक छोटे भाग का कार्बन उत्सर्जन बहुत बड़ा है
उदाहरण के लिए सिर्फ 10% लोग वैश्विक निजी कार्बन उत्सर्जन का लगभग 77% जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस राज्य में खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित कर लिया है? तो ये मध्य प्रदेश ने अपना आपको नक्सलवाद मुक्त राज्य घोषित कर लिया है। मध्य प्रदेश को दिसंबर 2025 में नक्सलवाद मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह ऐतिहासिक घोषणा की है। यह कदम बालाघाट जिले में अंतिम सक्रिय नक्सलवादियों के आत्मसमर्पण के बाद उठाया गया है। बालाघाट, डिंडोरी और मांडला ये सभी पहले नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र थे। प्रक्रिया और रणनीति क्या रही इसमें जो सशस्त्र बलों और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, पुनर्वास से पूर्ण जीवन जैसे नीतियां इसमें शामिल रहीं। आत्मसम्मान करने वाले नक्सलियों को 15 साल तक सहायता पैकेज और प्रशिक्षण प्रदान करने की भी योजना रही। 31 मार्च 2026 तक देश भर में नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। एमपी ने यह लक्ष्य सबसे पहले हासिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस देश ने FIH जूनियर पुरुष का खिताब जीता है? तो ये खिताब जर्मनी ने जीता है। जर्मनी ने FIH जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 का फाइनल मैच जीतकर रिकॉर्ड विस्तार 8वां खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबला 10 दिसंबर 2025 को हुआ था। स्थान चेन्नई में मेयर राधिका कृष्णन हॉकी स्टेडियम, तमिलनाडु, भारत में हुआ। विपक्षी टीम जो थी वो स्पेन थी। भारत जो रहा वो तीसरे स्थान पर ब्रोंज के साथ रहा, जो अर्जेंटीना को 4-2 से हराया और कांस्य पदक जीता। जर्मनी अब तक कुल 8 बार जूनियर विश्व कप विजेता बन चुकी है, जो इससे इतिहास में सबसे अधिक बार जीतने वाली टीम बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पूर्व गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल का कितने वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? तो इनका 90वें वर्ष में निधन हो गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और भारत के पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल का 12 दिसंबर 2025 को लातूर, महाराष्ट्र में स्वर्गवास हो गया है। वे 90 वर्ष के थे और कुछ समय में बीमार से जूझ रहे थे। शिवराज सिंह पाटिल भारतीय राजनीति के वरिष्ठतम नेतृत्व व्यक्ति तत्व थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण असंवैधानिक और संवैधानिक कार्यकारिणी पदों पर सेवाएं दी। केंद्रीय गृह मंत्री रहे हैं 2004 से 2008 तक। 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं 1991 से 96 तक। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक भी रहे हैं 2010 से 2015 तक। उन्होंने 2026 11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था, जो उनके करियर का एक प्रमुख दौर भी रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में उन्हें एक अनुभवी और समाज हितैषी नेता बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय नेताओं ने उनकी उपलब्धि को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही भारत ने किस राज्य में पहली हाइड्रोजन सेल यात्री पोत का शुभारंभ किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में भारत का पहली पूरी तरह से स्वदेशी विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल हाइड्रोजन फ्यूल सेल संचालित यात्री जलयान गंगा नदी पर वाणिज्यिक संचालन के लिए शुरू हो गया है। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नमो घाट वाराणसी पर इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तकनीकी इसका विवरण जो रहा है, यह जहाज हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रणाली पर चलता है, जो हाइड्रोजन को बिजली में बदलता है और केवल पानी उत्सर्जित करता है। इसमें कोई प्रदूषण नहीं है। इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी के लिए तैयार किया है। यह एक 24 मीटर लंबा कैटामरन 2 बोड़ी वाला पोत है, जिसमें 50 यात्रियों के बैठने की क्षमता है और यह 8 घंटे तक एक हाइड्रोजन भराव पर चलता है। अंडर एयर कंडीशन केबिन, बैटरी और सोलर सपोर्टिंग सिस्टम भी मौजूद है इसमें। संचालक मार्ग जो रहा है, इसका पहला वाणिज्य मार्ग नमो घाट से ललिता घाट तक लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो नेशनल वाटरवे वन गंगा पर एक हिस्सा है। इसका लक्ष्य जो है, यह पहल भारत के हरित स्वच्छ जल परिवहन के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम है। पर्यावरण अनुकूलन तकनीक अपनाकर नवंबर-दिसंबर 2025 में यह सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सभी लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं बिना आर्थिक बोझ के उपलब्ध कराना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 दिसंबर को UHC डे घोषित किया है। 2030 तक सतत विकास लक्ष्य SDG 3 के प्राप्ति के लिए जागरूकता बढ़ाना है।
भारत के संदर्भ में ये क्यों महत्वपूर्ण है? भारत में यूएससी को बढ़ावा देने वाली प्रमुख पहलें चल रही हैं, जो आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, जो इस योजना को विस्तारित कर रही है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सी बैंक ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर बनी है? तो DSBI बनी है, DSB बनी है, PNB बनी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो बनी है वो DSB बैंक बनी है, बैंक ग्लोबल ऑफ द ईयर। इसे देख लेते हैं कुछ। DSB बैंक को ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025 शीर्ष पुरस्कार द बैंकर फाइनेंशियल टाइम्स समूह की प्रतिष्ठित वित्तीय पत्रिका द्वारा दिया गया है। यह सम्मान बैंकिंग उद्योग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, रणनीतिक नेतृत्व, नवाचार और तकनीकी क्षमताओं के लिए सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कारों में से एक माना जाता है। यह तीसरी बार है जब DBS ने यह शीर्ष सम्मान जीता है। इससे पहले ये 2018 में और 2021 में भी जीत चुकी है। इसे अन्य सम्मान भी मिल चुके हैं, वो देख लेते हैं अन्य सम्मान। इसे एशिया बैंक ऑफ द ईयर भी घोषित किया जा चुका है, सिंगापुर बैंक ऑफ द ईयर भी घोषित किया जा चुका है, इन्वेस्टमेंट ऑफ द ईयर ऑफ एशिया भी घोषित किया जा चुका है, इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ द ईयर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ग्रुप ये भी घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किसे कोका कोला का CEO नियुक्त किया गया है? तो हेनरिक ब्राउन को CEO नियुक्त किया गया है। कोका कोला कंपनी के कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी हेनरिक बोरन को कंपनी का अगला CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना गया है, जो 31 मार्च 2026 से पदभार ग्रहण करेंगे। वर्तमान CEO जेम्स क्विंसी ने 9 वर्ष की सेवा के बाद CEO के पद से हटकर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन यानी कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। ब्राउन कोका कोला में करीब 28 साल से काम कर रहे हैं और इन्होंने कंपनी के कई अंतर्राष्ट्रीय संचालन और नेतृत्व भूमिकाओं में अनुभव हासिल किया है। तो थैंक यू। हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। हमारी क्लास को आप डेली बेस पे देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। थैंक यू।